हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम वर्धन वंश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम वर्धन वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसी भी नए राजवंश का उदय तब होता है जब पुराने राजवंश का पतन होता है। इसी तरह गुप्त साम्राज्य का पतन का दौर चल रहा था। उसी समय हुणों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। तो इसी टाइम भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उनमें से भारत के पश्चिमी भाग में एक वर्धन वंश का उदय हुआ। गुप्त शासन के पतन के दौरान 6ठी शताब्दी ईस्वी के समय भारत के पश्चिमी भाग में एक नए वंश का उदय हुआ, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। इस वर्धन वंश की राजधानी उस समय थानेश्वर थी, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि स्टार्टिंग में वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, जो आपके हरियाणा राज्य में पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किन स्रोतों से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पहला स्रोत जिससे हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है वह है हर्षचरित रचना। कौन सी? हर्षचरित रचना। यह रचना बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र की रचना लिखी और इसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा। ये भी याद रखिएगा कि बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। अगला स्रोत जिससे वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है वो है ऐहोल अभिलेख। कौन सा है? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने। और इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच लड़ाई का वर्णन किया गया है। और यह लड़ाई आपके नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो लड़ाई हुई थी वो नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। और इस लड़ाई में हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि जब पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर लड़ाई हुई थी उसमें हर्षवर्धन हार गए थे। और पुलकेशिन द्वितीय ये दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के राजा थे। अगला स्रोत जिससे वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है वह है वेनसांग की पुस्तक सी यू की। किसकी पुस्तक? वेनसांग की पुस्तक सी यू की। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने भारत आया था। और यह भारत हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम आया था। ये बात ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बार कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था। तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री था, भारत आया था। और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेनसांग ने भारत की यात्रा के दौरान सी यू की एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नेम भी याद रखिएगा, सी यू की, जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन से रिलेटेड जानकारी का वर्णन किया। वर्धन वंश। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वर्धन वंश को? पुष्यभूति। अब प्रश्न ये उठता है कि पुष्यभूति कौन थे? तो पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे। याद रखिएगा, पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे। इस वंश के 4 प्रमुख शासक थे। पहले पुष्यभूति, जो कि इस वंश के संस्थापक थे। दूसरे प्रभाकर वर्धन, और इनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का प्रमुख शासक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई उपाधियां हासिल की थी, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि, परम भंडारक की उपाधि
और इन्होंने हुणों को भी पराजित किया था। जब गुप्त शासन का पतन चल रहा था और वर्धन वंश का उदय हुआ था, तो उसी टाइम हुणों ने भारत पर आक्रमण कर लिया था। हुण जो कि मध्य एशिया के जनजाति थी, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण को प्रभाकर वर्धन ने रोका था और हुणों को पराजित कर वापस भेज दिया था। इसीलिए इन्हें प्रमुख शासक कहा गया है। हर्षवर्धन जो कि प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे, इन्हें शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। आज का पहला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। इसका आंसर खुद दीजिए क्योंकि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो, और नहीं देखी हो तो एक बार फिर से दोबारा से रिस्टार्ट करके देख लीजिए। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। इन्होंने हर्षचरित रचना लिखी थी और कादंबरी रचना भी लिखी थी बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? आपके ऑप्शन है महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। इसका आंसर भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो आंसर दीजिए। इसका आंसर है नर्मदा नदी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था? तो इसके ऑप्शन है कन्नौज व प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व वल्लवी में, या फिर वल्लवी व प्रयाग में। तो इसका आंसर है कन्नौज व प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज एवं प्रयाग में किया था। अगला क्वेश्चन है, वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से नगर में होता था उस समय? तो आपके ऑप्शन है वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। तो इसका आंसर है मथुरा। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसने अपनी एक पुस्तक सी यू कीक में हर्षवर्धन के समय आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? आपके ऑप्शन है शशांक, ग्रैवर्मा, देवगुप्त या पुष्यभूति। तो इसका आंसर है शशांक। हर्षवर्धन ने बंगाल के शासक शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया। शशांक जो कि बंगाल का शासक था, यह शैव धर्म को मानता था। इसी ने ही गुस्से में आकर बोधि वृक्ष जो कि आपके बिहार के बोध गया में स्थित था, उसे जाकर इसने कटवा दिया था। और ग्रैवर्मा, इस ऑप्शन में जो ग्रैवर्मा है, ये राज्यश्री के पति थे। राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन थी। और इसमें जो देवगुप्त है, ये देवगुप्त मालवा शासक थे और पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। तो इसका आंसर दीजिए क्योंकि मैं ऊपर वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है और हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया था? आपके ऑप्शन है थानेश्वर, उज्जैन, कन्नौज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है
कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज शहर को बनाया था। शुरुआत में इस वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने बाद में शिफ्ट करके राजधानी कन्नौज शहर को बना ली। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है रवि कीर्ति, वेनसांग, बाणभट्ट, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका आंसर बताइए, मैं ऊपर बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर है रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है रवि कीर्ति, राज्यवर्धन, बाणभट्ट या फिर हर्ष। तो इसका आंसर बताइए, मैं वीडियो में बता चुकी हूँ पहले। तो इसका आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट की 2 रचनावली थी, पहली कादम्बरी और दूसरी हर्षचरित। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कौन से धर्म को मानता था? आपके ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानता था। अगला क्वेश्चन है, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म में आस्था, सी युग की रचना, नालंदा में अध्ययन, हर्ष के प्रति सम्मान। तो इसका आंसर है सी युग की रचना। सी युग की एक पुस्तक है जो वेनसांग द्वारा लिखी गई है। वेनसांग एक चीनी यात्री है जो भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इन्होंने उसी टाइम एक सी युग की पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन से रिलेटेड कई बातों का वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? आपके ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या प्रांतक प्रथम। तो इसका आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राजवंश का राजा था। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।